सुप्रभात। आप सभी छात्रों ने भाग एक वीडियो में वसंत का पाठ मिठाई वाला के बारे में जाना। सर्वप्रथम मिठाई वाले पाठ में आप सभी ने खिलौने वाले के चरित्र से परिचय प्राप्त किया। आगे बढ़ाने से पूर्व या आगे बढ़ने से पूर्व आप सभी छात्रों से मेरे कुछ प्रश्न हैं। सर्वप्रथम बहुविकल्पीय प्रश्न। मिठाई वाला पाठ के लेखक इनमें से कौन है? नागार्जुन, शिव प्रसाद सिंह, शिव मंगल सिंह, भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो उत्तर है भगवती प्रसाद वाजपेयी। खिलौने वाला अपनी खिलौने की पेटी कहाँ खोल देता था? गलियों में, पार्क में, बच्चों के झुंड के बीच या लोगों के बीच? बच्चों के झुंड के बीच। खिलौने देखकर बच्चे हो उठते पुलकित, संयमित, संचित या गर्वित? पुलकित। खिलौने वाले का गान गली भर के मकानों में कैसे लहराता था? सागर की लहरों की तरह। चुन्नू मुन्नू ने कितने में खिलौने खरीदे थे? 3 पैसे में, 2 पैसे में, 2 आने में या 3 रुपए में? 2 पैसे में। खिलौने वाला मुरलियां बेचने कितने समय बाद उस नगर में आया? 4 माह बाद, 1 साल बाद, 8 माह बाद या 6 माह बाद? 6 महीने के बाद वो दोबारा से वापस लौटा, वो भी खिलौने वाले के रूप में नहीं, मुरली वाले के रूप में। आगे आप सभी से प्रश्न है। मिठाई वाले पाठ के लेखक का आपसे दोबारा से प्रश्न है, क्या नाम है? खिलौने देखकर बच्चों को कैसा लगता है? मुन्नू ने खिलौने कितने पैसे में खरीदा? चुन्नू मुन्नू ने कितने रुपए में या कितने पैसे में, रुपए नहीं होते थे उस समय, पैसे में खरीदा था। रुपए बहुत ज्यादा मायने रखते थे, तो छोटे बच्चों को पैसे दिए जाते थे। खिलौने वाला मुरली बेचने नगर में कब आया? अब ये मुरली से संबंधित है। चुन्नू मुन्नू ने कौन सा खिलौना खरीदा? रोहिणी को खिलौने वाले का स्मरण कब हो आया? आज हम इन्हीं सब मुरली से संबंधित विषय पर आगे का पाठ पढ़ेंगे, उसका अध्ययन अध्यापन करेंगे। यहाँ पर और भी प्रश्न है। पाठ में लेखक ने खिलौने वाले के मधुर गान की तुलना किससे की है? जो वो मधुर गाता था, तो उसकी तुलना किससे की गई है, ये आप सभी छात्रों ने बताना है। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ खिलौने वाला गलियों में घूमता हुआ क्या कहता था? बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। आइए अब हम सभी मिलकर आगे के पाठ का अध्ययन। कल आप सभी छात्रों ने जाना कि खिलौने वाला अपनी भावनाओं को खिलौने बेचकर व्यक्त करता था। यही खिलौने वाला, अब जब मैं आप सब छात्रों के सामने पाठ को पढ़ूंगी तो आपको पता चलेगा, यही खिलौने वाला दूसरे चरित्र में आप सभी पाठकों के सामने किस रूप में आता है। 6 महीने बाद का दृश्य आप लोगों के सामने। नगर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। एक मुरली वाले के आने का समाचार पूरे नगर भर में फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। एक ऐसा मुरली बजाने वाला है जो मुरलियों की धुन से हम सभी को प्रभावित कर देता है। मुरली बजाकर, गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसों में। इससे ज्यादा दामों में वो नहीं बेचता है। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? सभी ने प्रश्न पूछा कि उसे क्या मिलता होगा 2 पैसों में मुरली बेचने पर। मेहनत भी तो ना आती होगी, जो वो मेहनत करता है उतना पैसा तो उसे मिल भी नहीं पाता। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसे है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है।
बीकानेरी रंगीन साफा पगड़ी बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। लोगों को ध्यान आया, कहीं जो खिलौने बेचता था वही तो नहीं है। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? सभी ने अपने से प्रश्न पूछा। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। गोरा, पतला, दुबला, रंगीन साफा पहनने वाला और 30-32 का। तो वही होगा। पर भाई, यह वह एक उस्ताद है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती रही। प्रतिदिन, हर दिन, नगर की प्रत्येक गली में, हर एक गली में उसका मादक, मन को बहलाने वाला मृदुल मृदुल स्वर, कोमल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। सर्वप्रथम हमने क्या जाना था? बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। रोहिणी, जो चुन्नू मुन्नू की माता थी, ने भी मुरली वाले का स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण, उससे खिलौने वाले की याद हो आई। उसने मन ही मन अपने मन में सोचा, कहाँ खिलौने वाला भी इस तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लो। क्या पता या फिर इधर आए ना आए, वह भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। तो रोहिणी ने बोला, मुझे लगता है कि बच्चे पार्क में खेलने निकल गए हैं। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी पजामा ही ढीली होकर लटक आई। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि सभी बच्चों ने मुरली वाले का मधुर स्वर सुना और मुरली खरीदने के लिए उस तरफ बढ़ चले। भागते भागते वो काफी सारी चीजों को छोड़ चले। इस तरह दौड़ते हाफते हाफते हैं आप लोग, जब दौड़ते हो तो लंबी लंबी सांसें लेने लग जाते हो। हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। झुंड, समूह, एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी ले दे मुरली और अम्वी ले दे मुरली। हमें भी मुरली क्या है, चाहिए। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। वो बहुत ही खुश हो गया, अंदर से खुश खुश हुआ, क्योंकि उसकी मुरलियों को लेते समय उसने फिर तोतली आवाज सुनी और बच्चों का उत्साह देखा। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौटे थोड़ी जाएंगे। बेचने तो आई ही है, और है भी। इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57 मुरलियां, 57 मुरलियां हैं। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसों के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसों में ही दे दूंगा। उसने बोला, मैं कम पैसों में इस मुरलियों को क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। भीतर बाहर, बाहर से चेहरे में मुस्कुरा रहे थे और अंदर हृदय से मुस्कुरा रहे थे। मन ही मन कहने लगी, कैसे है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। आप सभी जब बाजार में जाते हैं तो आप सब भी बाजार में बेचने वाले से मोल भाव करते हैं। अगर वो आपको कम दामों में देता है तो आप लोगों को शक होता है, ये हमें कम दामों में क्यों दे रहा है। हो सकता है इससे कम दामों में भी और चीजें क्या हो, उपलब्ध हो। आप आगे बढ़ जाते हो और ये भूल जाते हो कि जरूरी नहीं है जो बाजार में आप लोगों को कम दामों में दे रहा है वो पैसों के लिए ही उसको दे रहा है। उसके पीछे कुछ भावनाएं भी छुपी हो सकती हैं। इसी भावनाओं को लेखक ने आप सभी के सामने मुरली वाले के द्वारा प्रस्तुत किया है। आइए आगे पढ़ते हैं। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। विजय बाबू ने बहुत बड़ा इल्जाम मुरली वाले पर लगाया। देते होंगे सभी को 2-2 पैसों में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि 2 पैसों में भी नहीं खरीदी है, तुमने 1-1 पैसों में ही खरीदी है। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। वो अचंभित हो गया, अचंभित हो गया। ये क्या था? बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है, ये कितने में बनी है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है, ये तो पहले से ही चला आ रहा है।
कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर, हम सब दुकानदार हानि उठा लें, नुकसान झेल लें, चीजों को ना बेचें, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार हमें लूट रहे हैं। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, मैंने असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली ना पा सकते। मैंने तो पूरी 1,000 बनवाई थी, अब मुझे इस भाव पर पड़ी है। जब मैंने ज्यादा बनवाई थी तो मुझे कम दामों में पड़ी है। आप बाजार जाइएगा, बल्क में ज्यादा सामान एक साथ जब आप खरीदते हैं तो दुकानदार भी आपको कम दामों में लगाता है। आप जब अपना जन्म दिवस मनाते हैं या किसी को भी उपहार दे रहे हैं, बच्चों को आप रिटर्न गिफ्ट्स देते हैं या उपहार देते हैं, तो या फिर आप बहुत सारी किताबें एक साथ खरीदते हैं, तो किताब वाला या सामान देने वाला, उपहार देने वाला आपको कम दामों में लगाकर आपको उपहार या किताबें बेचता है। ऐसे मुरली वाले ने भी कम दामों में बेचा। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। ऐसी बेरंग की मुरलियां नहीं थी, काफी रंगों से भरी हुई मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरलियां निकाल देता। आप सभी छात्रों से मेरा प्रश्न है कि मुरली वाले ने किसे यह बताया कि मैंने मुरलियां 2 पैसों में खरीदी। मुरली वाले ने, अगला प्रश्न है, मुरली वाले ने कितनी मुरलियां बनवाई थी और अब मुरली वाले के पास कितनी मुरलियां बची थी। यही बड़ी अच्छी मुरलियां हैं। और आखिरी प्रश्न है आप सभी से कि मुरली वाला अगर बेचने वाला है तो राय बहादुर जो हैं, विजय बाबू जो हैं, वो ग्राहक हैं। तो इन दोनों की भावनाएं यहाँ गद्यांश में किस तरीके से प्रस्तुत की गई है कि विजय बाबू मुरली वाले के बारे में क्या सोचते हैं और मुरली वाला विजय बाबू के बारे में क्या सोचता है। यही बड़ी अच्छी मुरली है, तुम ही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। मुझको वैसे ना चाहिए, यह नारंगी रंग की अच्छी वही लो। ले आए पैसे, अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही से यह निकाल रखी थी। मैं ये जो गद्यांश आप सभी छात्रों के सामने पढ़ रही हूँ, यहाँ पर सिर्फ मुरली वाला किस तरीके से बच्चों से वार्तालाप, बातचीत किया करता था, उसका वर्णन किया गया है। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होगे। मुरली वाला ये भी बताता है कि अम्मा से किस तरीके से पैसे मांगने। धोती पकड़कर, पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू, हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। 2 अन्नी है तो क्या हुआ, 2 ही आने हैं तो क्या हुआ। ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। जिस बच्चे के पास पैसे नहीं होते थे, मन से वो मुरली खरीदने आता था, तो वह उसे मुफ्त दाम में भी मुरली बेच देता था। देखो, मैंने तरकीब बताई, तरकीब भी बताता था। अच्छा, अब तो किसी को ना नहीं लेना ना, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी ये लो। कोई बात नहीं, तुम्हारी अम्मा के पास नहीं है, माँ के पास पैसे नहीं है, तो मुरली तुम मुझसे ले सकते हो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। यहाँ पर खिलौने वाले और मुरली वाले दोनों की भावनाओं को आपके सामने प्रस्तुत किया है, और दोनों ही एक ही चरित्र है यहाँ पर। अब मैं आगे का भाग आप सबके सामने पढ़ रही हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। वो किस तरीके से बच्चों से वार्तालाप करता है, आज भी उसने अनुभव किया। बच्चों के साथ इतने प्यार से बात करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, जो सामान वो बेचता है उसे सस्ते दामों में बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है, अच्छा आदमी है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा।
उसको ऐसा लगता है कि अगर वो इस तरीके से इधर उधर भटक रहा है तो जरूर उसके पेट की बात होगी या कुछ ऐसी चीज है जो वह दूसरों के साथ इन चीजों को बेचकर बांट रहा है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण सर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। क्षीण सर थोड़ा सा स्वर क्या है, गली की पास की गली से सुनाई दिया। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका, इसका स्वर तो बड़ा ही मीठा है। फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई, और जो उसकी यादें थी वो दोबारा से उसे क्या है, भूल गई। 6 महीने के बाद मुरली वाला आता है। अब 8 मास 8 महीने के बाद क्या होता है, अब हम जानेंगे। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजुनु लंबित केश राशि सुखा रही थी। आजुनु लंबित मतलब सिर से लेकर पैर तक लंबे उसके बाल थे। केश का मतलब बाल। सुखा रही थी। इसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। वो तुरंत ही क्या हो गई, पहचान ली। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी, बूढ़ी दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो। जरा हट कर मैं भी चिक की ओट से क्या करूंगी, उसे देख लूंगी। यहाँ आप सब देख रहे होंगे कि जिस समय ये कहानी लिखी गई है उस समय स्त्रियां पराये मर्दों के सामने या अन्य पुरुषों के सामने पति के अलावा क्या है, आने में झिझकती थी। इसीलिए उसने सोचा, अगर मैं मुरली वाले से या मिठाई वाले से बात करूं तो मैं चिक के पीछे से ही बात करूं। जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठ ही रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। आगे क्या हुआ? मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नई तरह की मिठाइयां हैं, और मिठाइयां भी नई तरह की हैं। जो मुरलियां भी थी वो रंग बिरंगी थी, और खिलौने भी क्या थे, रंग बिरंगे थे। रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से उसे क्या करते हैं, चूसते हैं। आपने देखिए ना, गोलियां आती है, ठीक है, हींग की गोलियां, आम की गोलियां, इस तरीके से मिठाई वो बेचा करता। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। अब इसमें औषधिक वर्धक क्या है, गोलियां भी है। कितनी दूं, चपटी दूं, गोल दूं, पहलदार दूं, गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूँ। एक पैसे की कितनी देता हूँ, 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूंगा। तुम्हें क्या बताऊं मैं कि मैं इतना दे देता हूँ, वही काफी है। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली, दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। यह पैसे रही। मिठाई वाला मिठाइयां गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 नहीं सही, 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज्यादा करना आता भी नहीं। अपनी बात को भी रख रही है, ये भी बता रही कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, तो अब बुढ़ापे का लिहाज कर कर मुझे ज्यादा गोलियां दे दो। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से, आप देखते हो ना, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी खाल क्या हो जाती है, धस जाती है। जो चेहरे की जो खाल होती है, जो स्किन होती है, धस जाती है, तो उनका चेहरा क्या हो जाता है, पोपला सा हो जाता है, गुदगुदा सा। मुंह से जरा भी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो नहीं लगते। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा ही की थी।
मिठाई वाले ने उत्तर दिया। पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आड़ ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि। हर्ष खुश हुआ, संशय शक में डूबा, फिर उसे क्या हुआ? आश्चर्य हुआ। भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले भी खिलौने लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान क्या निकला? ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी, बेचैन हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में, ये जो आप व्यापार करते हो, भला तुम्हें क्या मिलता होगा? तुम तो कम दामों में लोगों को बेचते हो। वह बोला, मिलता भला क्या है? यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है। पर हाँ, मुझे क्या मिलता है सब कुछ बेचकर? संतोष। मन की भावनाओं को शांत करता हूँ, धीरज रखता हूँ, धैर्य रखता हूँ, सब्र रखता हूँ, और कभी कभी असीम मन को छू देने वाला सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। आप सभी छात्रों ने जाना कि सबसे पहले वह इस पाठ में खिलौने वाले के रूप में आता है, फिर वह मुरलिया वाले के रूप में आता है। मुरली भी वह अपने मधुर स्वर में बेचता है और बच्चों से बड़े प्यार से बातें करता है, और उन्हें उपाय भी बताता है कि किस तरीके से अपने माँ बाप से पैसे मांगने हैं। अगर बच्चे पैसे नहीं ला पाते, उदास बैठते हैं, तो उन्हें मुफ्त में ही मुरलिया दे देता है। यहाँ ये भी पता चलता है कि ग्राहक और सौदेदार, जो सौदा बेचता है, उन दोनों के बीच की क्या भावना है। कैसे चुन्नू मुन्नू के पिताजी राय बाबू किस तरीके से गलत सोचकर वाले के बारे में आप सभी के सामने अपनी भावनाएं प्रस्तुत करते, वैसे ही जो मुरली बेचने वाला था, वह भी अपनी भावनाओं को आप सभी के सामने प्रस्तुत करता। फिर मिठाई वाले के रूप में वो 8 महीने के बाद आप सभी पाठकों के सामने प्रस्तुत होता है, और रोहिणी उसके स्वर से उसे पहचान लेती है, और वह पहली ग्राहक थी जो उसके बारे में जानना चाहती थी। उसने खिलौने बेचे, उसने मुरलिया बेची, उसने मिठाइयां बेची, पर किसी ने उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। वह पहली थी, वह पहली ग्राहक थी जिसने मिठाई वाले के बारे में जानना चाहा, और मिठाई वाले ने यह बताया कि मैं मिठाइयाँ या कोई भी चीज अपने मन से बेचता हूँ, ताकि मेरे मन में संतोष हो, धीरज हो, और मुझे असीम क्या है, सुख मिले। धन्यवाद। आप सभी छात्रों ने सभी प्रश्नों को ध्यान पूर्वक करना है। साथ ही साथ गद्यांश, जितने भी गद्यांश अभी तक मैंने आपको पढ़ाए हैं, उनमें से आप लघु प्रश्न स्वयं द्वारा निर्मित करेंगे। हर गद्यांश में से आप प्रश्न बनाएंगे। करीबन आपके 15 प्रश्न बनने चाहिए। यहाँ पर आए तत्सम तद्भव शब्दों को छांटकर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में तालिका बनाएंगे, तत्सम शब्दों की और तद्भव शब्दों की। साथ ही साथ अगर मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है, तो उनको भी छांटकर आप लिखोगे। आप सभी छात्रों ने खिलौने वाला, मिठाई वाला और मुरलिया वाले के चरित्र के बारे में, चरित्र चित्रण के बारे में आप सभी ने 5 चरित्र की विशेषताएं लिखनी है, अभी तक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है। सभी छात्रों को मेरा धन्यवाद। आगे के पाठ को मैं आपकी अगली वीडियो में पढ़ाऊंगी।